तो जैसे कि अभी हाल ही में अमेरिका ने अपने पहले 6th जनरेशन फाइटर जेट F-47 की घोषणा के साथ एविएशन के क्षेत्र में एक नई चर्चा को जन्म दिया था। और जैसे कि अमेरिका ने क्लेम किया है कि यह दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट है और जिसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट यूएस फर्म बोइंग को मिला है। और वैसे तो F-47 के अधिकतर फीचर्स को अभी भी क्लासिफाइड रखा गया है, लेकिन इसके बारे में या यूं कहें अमेरिका के NGAD नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के बारे में जो भी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, तो उसके आधार पर हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यूएस का जो F-47 है तो क्या ये वाकई में एयर डोमिनेंस का भविष्य होने वाला है या नहीं। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि इसमें जो भी फुटेज दिखाई गई है वो केवल और केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। और अब F-47 पर डिटेल में बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाइटर जेट्स की जनरेशन होती है तो वो किस हिसाब से डिसाइड होती है। और वैसे तो इस टॉपिक पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप पर एक्सक्लूसिवली उपलब्ध है, लेकिन फिर भी अगर आसान से शब्दों में इसको समझना हो तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब किसी एयरक्राफ्ट का बेसिक डिज़ाइन नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने में असमर्थ हो जाए और फिर आपको एयरक्राफ्ट का एक बिल्कुल नया डिज़ाइन बनाना पड़े तो उस चेंज को कहते हैं जनरेशन चेंज। और उसमें जो एयरक्राफ्ट का बिल्कुल नया डिज़ाइन बनता है तो उसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट थे तो फिर उसके बाद जो टेक्नोलॉजीज़ में बदलाव आए तो उन नई टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट करने में फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन सक्षम नहीं थे। फिर जिस वजह से उस नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए एक नया डिज़ाइन बनाना पड़ा जिसे कहा गया सेकंड जनरेशन का एयरक्राफ्ट। फिर उसी तरह से फिर थर्ड जनरेशन आई, फिर फोर्थ जनरेशन आई, फिर फोर्थ के बाद 4.5 जनरेशन आई। और 4.5 का मतलब ये था कि टेक्नोलॉजी इतनी भी नहीं बदली थी कि फोर्थ जनरेशन के डिज़ाइन के साथ वो अडेप्ट ना हो पाए। तो इसलिए जब फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट को ही नई टेक्नोलॉजीज के साथ अपग्रेड किया गया तो उसे कहा गया 4.5 जनरेशन। और उसी वजह से अब जो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं तो उनकी टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हैं तो उनको इस्तेमाल करने के लिए हमको एक बिल्कुल नए डिज़ाइन के एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एयरक्राफ्ट की जनरेशन कैसे डिसाइड होती है। बाकी अगर और भी डिटेल में जानना है तो प्ले स्टोर से आप डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं यूएस के F-47 के बारे में। तो जो F-47 है इसे अमेरिका के NGAD प्रोग्राम यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस तो इसके तहत विकसित किया गया है। और इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है डार्पा के एक्स प्लेन इनिशिएटिव से जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव को यूएस नेवी और यूएस एयरफोर्स दोनों ने ही संयुक्त रूप से मिलकर फंड किया था और जिसका प्रमुख उद्देश्य था नेक्स्ट जनरेशन के एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स के लिए नई टेक्नोलॉजीज को विकसित करना जो कि F-22 से ज़्यादा एडवांस हो। फिर इस प्रोग्राम के तहत एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को विकसित करने के लिए बोइंग और लॉकहीड मार्टिन इन दोनों कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। और जो डेटा उपलब्ध है उसके आधार पर इसी बात के संकेत मिलते हैं कि बोइंग का जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था तो उसने लगभग 2019 की शुरुआत में ही अपनी उड़ान भर ली थी और जबकि लॉकहीड मार्टिन के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ने लगभग 2022 में अपनी उड़ान भरी। और जैसे कि यूएस एयरफोर्स के चीफ की तरफ से कंफर्म किया गया था कि पिछले 5 वर्षों से ही इस प्रोग्राम के लिए जो एक्सप्लेन थे वो F-47 के लिए आधार तैयार कर रहे हैं। और इस टाइम पीरियड में अत्याधुनिक कॉन्सेप्ट, सिस्टम्स, सब सिस्टम्स तो उनकी कई सैकड़ों घंटों तक टेस्टिंग की गई है। और इन सभी अलग अलग तरीकों से इवेलुएट करने के बाद 21 मार्च 2025 को बोइंग को ऑफिशियली इस NGAD प्रोग्राम के तहत कॉन्ट्रैक्ट मिला एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर। और बताया गया कि F-47 का जो पहला फुल स्केल प्रोटोटाइप है वो 2029 तक अपनी पहली उड़ान कंडक्ट करेगा। अब बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि आधारित है पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है इसकी पिक्चर्स पर। हालांकि F-47 कॉन्सेप्ट की जो पिक्चर्स हमको भी इंटरनेट पर दिख रही हैं, जो उसका रियल डिज़ाइन होगा उसमें थोड़े बहुत बदलाव हो भी सकते हैं, लेकिन अगर इन पिक्चर्स की बात करें तो F-47 के जो एयरफ्रेम है तो वो बोइंग के हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट बर्ड ऑफ प्रे या मैकडॉनल्ड डगलस के X-36 की तरह है। हालांकि जो मैकडॉनल्ड डगलस है वो 1997 में बोइंग में ही मर्ज हो गई थी। इस एयरक्राफ्ट के नीचे से और साइड एंगल से रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करने के लिए इसमें डाईहेड्रल विंग डिज़ाइन देखने को मिलता है। इसके टॉप पर माउंटेड एयर इनटेक डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड बेस्ड रडार से इसके इनटेक और एग्जॉस्ट को छुपाता है ताकि लो ऑल्टीट्यूड पेनिट्रेशन मिशंस के दौरान इस एयरक्राफ्ट की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है वो मेंटेन रहे। और इन एयरक्राफ्ट की कुछ पिक्चर्स में कैनार्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि F-47 के डिज़ाइन में कैनार्ड्स को शामिल किया जाए। इसके बाद अगर बात करें प्रोपल्शन सिस्टम्स की तो F-47 को पावर देने के लिए नेक्स्ट जनरेशन एडेप्टिव प्रोपल्शन प्रोग्राम के तहत विकसित किए गए एडेप्टिव साइकिल इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरह के इंजन्स के लिए जो 2 प्राइमरी कंटेंडर्स हैं तो उसमें से एक है जनरल इलेक्ट्रिक का XA102 और दूसरा है प्रैट एंड विटनी का XA103। और इन दोनों ही इंजन्स ने अपने डिटेल डिज़ाइन रिव्यू फेज को क्लियर कर लिया है और अब वे अपने ग्राउंड डेमोन्स्ट्रेटर कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। और उम्मीद है कि ये जो इंजन्स हैं ये बहुत एक कमाल की फ्यूल एफिशिएंसी देंगे, इनका हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो रहेगा
इनमें थर्मल और रडार सिग्नेचर्स बेहद ही कम रहेंगे और आफ्टर बर्नर्स के बिना ये सुपर क्रूज कैपेबिलिटी रखेंगे। और जैसे कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये जो एडेप्टिव प्रोपल्शन सिस्टम है, तो ये F-47 को अपनी उड़ान के बीच में ही ऑपरेटिंग कंडीशंस को बदलने में मदद करेगा। यानी कि मिशंस की नीड के अनुसार स्पीड, पावर, इंड्योरेंस इन सभी को प्राथमिकता दी जा सकती है। अगर बात करें एवियोनिक्स की, तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि F-47 अभी तक के सबसे एडवांस एवियोनिक सिस्टम से इक्विप्ड होगा और F-22 और F-35 के कंपैरिजन में F-47 के एवियोनिक्स में नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट की जाएंगी ताकि वो मल्टी डोमेन बैटल स्पेस में और भी बेहतर तरीके से काम कर पाए। इसके जो रडार सिस्टम्स हैं वो डिटेक्शन के अलावा एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, मल्टी डोमेन टारगेट ट्रैकिंग, वाइड एरिया सर्विलेंस, तो इस तरह की कैपेबिलिटीज भी रखेगी। और एक बात तो स्पष्ट है कि भविष्य के जितने भी जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे तो उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही अलग अलग तरह के पर्पस में इस्तेमाल किया जाने वाला है। और इसी वजह से F-47 के जो एडवांस एवियोनिक्स हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर फ्यूजन के साथ कंबाइंड होंगे और इसके कंपैरिजन में F-22 की जो बेसिक इंटीग्रेशन है या F-35 की जो एडवांस फ्यूजन स्वीट है, तो उनके विपरीत F-47 का जो AI होगा तो वो केवल खतरों का अंदाजा लगाने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि इसके अलावा उन खतरों को कैसे काउंटर किया जा सकता है तो उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। यानी कि एक तरह से जो AI है वो मिशन को पायलट की तरह काम करेगा। इसके अलावा F-47 इनहेंस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम के साथ आएगा जो कि 360 डिग्री की कवरेज देने में सक्षम होगा और एक पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ एयर और ग्राउंड थ्रेट्स की रियल टाइम पिक्चर बनाने में सक्षम होगा। इसके अलावा भविष्य के एयरक्राफ्ट में मैन्ड अनमैन्ड, तो ये वाला कॉन्सेप्ट खास तौर पर देखने को मिलने वाला है, जिसे लॉयल विंगमैन वाला कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और यूएस का जो NGAD प्रोग्राम है उसमें ये एक सेंट्रल कॉम्पोनेंट की तरह है और जिसके तहत कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट करना शामिल है, यानी कि ऐसे एडवांस ड्रोन्स जो कि F-47 के साथ ऑपरेट करें और ये कई अलग अलग तरह के मिशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस, स्ट्राइक मिशंस, जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर फॉरवर्ड सेंसर नोड्स या डिकॉय की तरह भी काम कर सकते हैं। और F-47 का जो पायलट होगा वो इन एडवांस ड्रोन्स या यूं कहें इन लॉयल विंगमैन के कमांडर की तरह काम करेगा और रियल टाइम में इनके एक्शंस के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर के साथ साथ एयरक्राफ्ट की सर्वाइवेबिलिटी और ऑपरेशंस में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएगा। हालांकि पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अभी उपलब्ध है तो उससे फिलहाल तो ऐसे कोई संकेत देखने को नहीं मिले हैं कि F-47 जो है वो हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट होने वाला है। तो फिलहाल F-47 की जो हाइपरसोनिक वाली कैपेबिलिटी है तो वो एक तरह की स्पेकुलेशन ही है। हालांकि इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से पॉसिबल है और जबकि यूएस की ही एक एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है हर्मियस, जो कि हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट को विकसित करने में काम कर रही है। और इस तरह के एयरक्राफ्ट को विकसित करने के लिए यूएस एयरफोर्स ने ऑलरेडी इस कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है और इनके द्वारा बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट को हाइपरसोनिक रफ्तार देने के लिए एक खास तरह के हाइब्रिड इंजन को विकसित किया जा रहा है, जिसका फिलहाल अभी नाम रखा गया है काइमेरा, जिसका हिंदी में मतलब होता है कल्पना। और इसमें टेक ऑफ और सबसोनिक से सुपरसोनिक फ्लाइट के लिए टर्बोजेट और फिर उससे भी आगे की हाइपरसोनिक रफ्तार को अचीव करने के लिए रैमजेट, तो इनके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल किया जाएगा जिससे एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक फ्लाइट को अचीव कर सके। और वैसे अगर आपने टॉप गन मूवी का पार्ट 2 देखा है तो उसके शुरुआत में ही एक सीन है जिसमें एक डार्क स्टार नाम के एयरक्राफ्ट को उड़ाया जाता है जो कि मैक 10 तक की रफ्तार को अचीव करता है। पर खैर वो तो एक मूवी का सीन है और वो एक फिक्शनल एयरक्राफ्ट ही था, पर खैर पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है जो कि आने वाला समय बताएगा। और अगर आपने वो सीन देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और अगर नहीं देखा है तो थोड़ा इंटरनेट पर जाओ, देखो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा F-47 में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का भी एक बड़ा रोल रहने वाला है, जैसे कि हाई पावर लेजर्स या फिर माइक्रोवेव सिस्टम्स जो कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करें, जो कि एयरक्राफ्ट को प्रिसिशन के साथ लाइट की रफ्तार से टारगेट्स को एंगेज करने की कैपेबिलिटी देने के साथ साथ वर्चुअली एक तरह से अनलिमिटेड फायरिंग कैपेसिटी भी प्रोवाइड करेंगे, कम से कम जब तक कि इंजन पिघल नहीं जाता है। और ये सिस्टम्स मिसाइल्स, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट्स, इन सभी को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा F-47 के डिजाइन में ऑप्शनल क्रू वाले फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि इस एयरक्राफ्ट को ह्यूमन पायलट भी ऑपरेट कर सकता है या फिर ऑटोनॉमसली भी ऑपरेट करने में सक्षम होगा। और इसकी मदद से हाई रिस्क वाले एनवायरनमेंट में ह्यूमन लाइफ को खतरे में डाले बिना इस एयरक्राफ्ट को अनमैन तरीके से भी ऑपरेट किया जा सकता है। और जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे एक ह्यूमन के जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे इसे क्रूड कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्ट किया जा सकता है। और रही बात इसके पॉसिबल ऑपरेशन रोल्स की, यानी कि मुख्य रूप से क्या भूमिकाएं निभाएगा, तो संभावित रूप से जो F-47 का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा तो वो होगा एंटी एक्सेस या फिर एरिया डिनाइल इन्वायरमेंट में पेनिट्रेट करना, जो कि इंडो पैसिफिक या फिर ईस्टर्न यूरोप जैसे क्षेत्रों में उनके एडवर्सरीज द्वारा विकसित की जाएंगी। और अभी अमेरिका के जो सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि F-22 और F-35, तो उन्हें बिना सपोर्ट के इस तरह के विवादित हवाई क्षेत्रों में बहुत ही डीपली ऑपरेट करने में काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए F-47 को हाईली डिफेंडेड जोन्स में भी डीप स्ट्राइक करने, एयर डोमिनेंस और नेटवर्क वॉरफेयर के लिए मुख्य रूप से बनाया जाएगा। और पहले वाले प्रोग्राम्स के विपरीत ये जो NGAD वाला प्रोग्राम है,
तो ये मुख्य रूप से ओपन आर्किटेक्चर, मॉड्यूलर अपग्रेड्स और डेटा राइट्स पर गवर्नमेंट ओनरशिप, तो इस बात पर ज़्यादा जोर देता है। और आप कह सकते हैं कि F-35 के एक्सपीरियंस से ही ये लेसन्स लिए गए हैं। बाकी अगर 6th जनरेशन के फाइटर्स की बात हो रही है तो यूएस के बाद दूसरा चीन ही है जिसने इस तरह के लेटेस्ट एयरक्राफ्ट को अभी तक अनवील किया है। हालांकि चीन के जो नए एयरक्राफ्ट दिखाई दिए हैं तो उनको लेकर चीन ने ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया है कि वो किस जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं और वो किस तरह की कैपेबिलिटीज रखेंगे। लेकिन ये पूरी तरह से संभव है कि चीन अपने खुद के 6th जनरेशन फाइटर जेट पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। और यूएस की तरह चीन के पास भी 2 प्रोग्राम है, J-36 और J-50, और संभावित रूप से इन दोनों में से किसी एक को ही चुना जाएगा अलग अलग ट्रायल्स के बाद। और अगर इसमें से हम केवल J-36 की बात करें तो उसमें बिना किसी वर्टिकल स्टेबलाइजर्स के डेल्टा विंग डिजाइन देखने को मिलता है। संभावित रूप से इसमें 3 इंजन कॉन्फ़िगरेशन है। इसे हाई ऑल्टीट्यूड में डीप पेनिट्रेशन कैपेबिलिटीज के लिए बनाया जाएगा। इसका जिस तरह का डिजाइन अभी तक देखने को मिला है, जिस तरह के डायमेंशंस देखने को मिले, तो उसको देखकर ऐसा समझ में आता है कि ये हैवी वेपन्स पेलोड कैरी करने में सक्षम होगा। बाकी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, साइड फेसिंग रडार्स, तो ये इसके संभावित फीचर्स हो सकते हैं। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि ये केवल एक तरह का अनुमान ही है। एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या हैं तो वो अभी तक क्लियर नहीं है। और वैसे F-47 और J-36 इनको कंपेयर करना काफ़ी जल्दबाजी वाला काम होगा, लेकिन फिर भी इन दोनों प्रोग्राम की जो भी डिटेल्स उपलब्ध है तो उसके आधार पर एक कंपैरिजन कुछ इस तरह से है। F-47 के डेवलपर है बोइंग, J-36 का है चेंगडू। F-47 के डिज़ाइन में आपको डाई-हेड्रल विंग्स स्टाइल बोल शेप देखने को मिलता है, जबकि J-36 बिना वर्टिकल स्टेबलाइजर्स के डेल्टा विंग डिज़ाइन के साथ आता है। F-47 के प्रोपल्शन सिस्टम में एडेप्टिव साइकिल इंजन्स देखने को मिलेंगे, जबकि J-36 में 3 इंजन वाला कॉन्सेप्ट रह सकता है। यूएस के मुताबिक F-47 के जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है वो अपनी पहली उड़ान 2019 में ही कंडक्ट कर चुका है। J-36 ने पिछले साल ही अपनी पहली उड़ान कंडक्ट करी थी। F-47 में मैन अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी। J-36 में फिलहाल अभी अननोन है। F-47 में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हो सकते हैं, J-36 में ये अभी भी अननोन है। F-47 में AI का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा जो कि कंफर्म है। J-36 में संभावना बनी हुई है लेकिन अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। और ये दोनों ही एयरक्राफ्ट 2030 के आसपास हमें ऑपरेशनल होते हुए भी दिख सकते हैं। अब रही बात इसकी कीमत की, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि NGAD प्रोग्राम एक बहुत ही एक्सपेंसिव मिलिट्री प्रोग्राम होने वाला है। इस प्रोग्राम की जो कॉस्ट है वो लगभग $100 बिलियन को भी क्रॉस कर सकती है। और अगर एयरक्राफ्ट की यूनिट कॉस्ट की बात की जाए तो $200 मिलियन से लेकर $300 मिलियन पर एयरक्राफ्ट, ये कीमत इसकी हो सकती है। और अनुमान है कि यूएस की सर्विस में इस तरह के कम से कम 200 एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए जाएंगे। और बता दें कि इस पूरी कॉस्ट में केवल एयरक्राफ्ट की कॉस्ट शामिल नहीं है, बल्कि इसमें एयरक्राफ्ट के अदर टेक्नोलॉजीज जैसे कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम, एडवांस एवियोनिक्स, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनकी कॉस्ट भी शामिल है। हालांकि इस हाई कॉस्ट वाले कंसर्न्स के बावजूद जो यूएस एयरफोर्स है वो इस खर्चे को आने वाले दशकों में एयर कॉम्बैट में टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो इतना खर्चा कर रहे हैं तो ये खर्चा उन्हें आने वाले दशकों में एयर कॉम्बैट में उनको सुपीरियरिटी बनाए रखने में मदद करेगा। और इसमें भी सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि F-47 को F-22 के रिप्लेसमेंट के तौर पर बनाया जा रहा है। और आप सभी जानते होंगे कि F-22 ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे आज तक अमेरिका ने किसी भी और कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब F-47 की अनाउंसमेंट करी थी तब इसके साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया था कि F-47 एक्सपोर्ट के लिए भी ओपन रहेगा। हालांकि वो बात अलग है कि जिस तरह से अमेरिका टैरिफ खेल रहा है तो उसके बाद कुछ खास कहा नहीं जा सकता है। बाकी इस महंगे एयरक्राफ्ट को कौन कौन अफोर्ड कर पाएगा तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और बाकी इसकी अच्छी खासी कीमत के चलते F-47 का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है तो वो अभी तो लिमिटेड ही है। और इसमें इकोनॉमिक के साथ साथ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी आते हैं। और जबकि अमेरिका के फॉर्मर एयरफोर्स सेक्रेटरी ने भी इस बात पर अपनी शंका जताई है कि शायद ही यूएस के पार्टनर नेशंस इस एयरक्राफ्ट को स्वीकार करें। बाकी यूएस के जो की एलाइज हैं जैसे कि जापान, UK, इटली, तो ये ऑलरेडी अपने खुद के 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं। बाकी इस बात में कोई डाउट नहीं है कि F-47 ना केवल एक नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा बल्कि भविष्य के वॉरफेयर के लिए एक नए तरह का टेम्पलेट तैयार करेगा, क्योंकि इसमें मिशन को पायलट के तौर पर AI है, ड्रोन का इंटीग्रेशन है, क्वांटम टेक्नोलॉजीज हैं जो कि एयर वॉरफेयर को बहुत अलग तरीके से बदलने में सक्षम है। और निश्चित रूप से ये जो प्रोग्राम है इस बात को निर्धारित करेगा कि नेक्स्ट जनरेशन के जो एयर वॉरफेयर है वो किस तरह से लड़े जाएंगे और किस तरह से जीते जाएंगे। बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर आपको मिलिट्री से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज में दिलचस्पी है तो squadron.in को विजिट करना ना भूलें। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।